जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड जी इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? फाइन सर, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, एकदम फंटेस्टिक। बारिश हो रही है बाहर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। इधर नहीं हो रही है सर, इधर भी भेज दो कुछ। बिल्कुल, हम सिफारिश करेंगे कि आपकी तरफ भी जाए भाई। जी जी थोड़े थोड़ी बदरा आपकी तरफ भी बरसे जाके। जी। जी सदप आपके यहाँ तो हो रही होगी। जी सर हो रही है, लेकिन ज्यादा तेज नहीं है, मतलब सही हो रही है। ज्यादा नहीं, हमारे यहाँ तो अच्छा बढ़िया हो हो गया रही है। मौसम बन। उम्मीद है जी, नाइट तो नाइट निकल मॉर्निंग तक आई जाएगी। सही बात है। नहीं, बढ़िया चल रही है हमारे यहाँ पे। गांव कौन सा पड़ता है सदप आपका? सर गंगू रोड पे कुम्हारेड़ा गांव है ना, हाँ 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 वहीं से हूँ। हाँ, बताया था आपने। यही हम जी जी। तो गांव से ही आती हो या शहर में रहने का प्रबंध किया हुआ है? नहीं सर, गांव से ही। करीब ही है, 10-15 हाँ, मिनट लगते हैं। आ जाती डेली है। अप डाउन करती हूँ। ये फ्लाईओवर जो अपना हाईवे है, हाईवे को क्रॉस करने के बाद आएगा ना, उससे पहले आ जाता है? नहीं सर, उससे पहले पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 167 को रीड किया था और 167 आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे। 167 में कोई समस्या तो नहीं है भाई किसी को? और सर 167 में क्या हम सर? 167 में हमने क्या क्या पढ़ा था एनु? मेनली 167 का क्या जिस्ट क्या निकल के आता है एनु? सर ये है कि अगर 24 आवर्स के अंदर आपकी कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो ये उसके बाद की प्रोसेस होती है। बहुत बढ़िया। उसमें हमें रिमांड बताए गए हैं, कौन कौन से रिमांड होंगे। जी पीसीआर, सर, जेसीआर, रिमांड तो आप देखिए है ना? JCR, हाँ, PCR और और PR ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड। और उसमें डिफ़ॉल्ट बेल का भी प्रोविज़न है। डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है यदि 90 दिन और 60 दिन दो अवस्थाएं हैं। 90 दिन के लिए कौन सी अवस्था है सदफ? 90 दिन के लिए कौन सी अवस्था लागू होती है? सर 90 दिन के लिए तो अगर आपका जो ऑफेंस है वो आपका डेथ या 10 साल से ऊपर का है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए है तो उस पर लागू होगा। बस आप 60 डेज आपका ही हाँ, अगर आप इसको दो हिस्सों में बांट लें कि 10 वर्ष से ऊपर का यदि मामला है ऊपर के। तो 90 दिन वाली कैटेगरी में जाएगा मामला, और 10 वर्ष से नीचे की सज़ा है तो फिर 60 दिन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर। और एक समन मामलों में भी एक बात बताई गई थी कि अगर समन मामले हैं और उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन है तो कितनी अवधि के लिए इन्वेस्टिगेशन, कितनी अवधि के बाद मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे सकता है? अमित, कितनी अवधि के बाद? हाँ, यदि समन मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कितनी अवधि के बाद मजिस्ट्रेट रोक देगा इन्वेस्टिगेशन, यदि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है उस अवधि के दौरान? क्या ये था सर वो 7 दिन वाला कि 7 दिन के अंदर अगर वो नॉन कॉग्निजेबल था मजिस्ट्रेट उसमें ले लेता है, जेसी के लिए दे सकता है वो? नहीं सर, नहीं सर, इसमें भी 60 डेज वो है, 6 महीने की है, सॉरी 6 महीने की अवधि है। देखिए, और समन मामलों में अगर हाँ, मजिस्ट्रेट 167(5) ध्यान रखिएगा, 167(5) में 6 माह की अवधि बताई गई है। ठीक है जी ना? 6 माह। हाँ, 167(5) आप पता नहीं, आप तो क्लास में तो आ चुके थे जब हम पढ़ रहे थे 167(5), तो ये बता रहा है कि यदि समन मामले के रूप में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो वैसा इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट कहेगा कि रोक दो, बस बहुत हो गया। जब आप 6 माह में इन्वेस्टिगेशन समन मामले में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इसको रहने दो। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरत ना है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की आगे, जब 6 महीने में तुम्हारे पे कुछ मिला ना तुम्हें, ऐसे समझ लो इसे। तो ये अवधि पूछी जा सकती है। ठीक है ना? प्रीलिम्स में आपका कुछ भी सवाल बना के पूछा जा सकता है। तो
प्रीलिम्स के नज़रिए से हमें बेरेक्ट को जो है थारोली इस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, और ये हमारी पकड़ जो है हमारे मेंस में भी काम आएगी। ठीक, और मेंस में काम आएगी, फिर इंटरव्यू में भी काम आएगी, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो बेरेक्ट बेस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और कहीं भी ना आई तो वकालत में तो काम आएगी आएगी। क्यों सदब? बिल्कुल सर। तो अगली धारा 168 कह रही है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कह रहा व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज़ मेड एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर ही शैल रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। देखिए, थाने के भार साधक अधिकारी के अधीन बहुत सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं मामलों की। कुछ मामलों की इन्वेस्टिगेशन स्वयं थानाध्यक्ष भी कर लेते हैं, वो स्वीट विल है उनकी, वो इन्वेस्टिगेशन अपने पास रखें या अपने सबऑर्डिनेट से कराएं, ये उनका जो है वो डिस्कशनरी पावर है थानाध्यक्ष की। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन जिनमें वो खुद कर रहा है, ठीक है, तब तो वो अपने आप ही उसको सबमिट करेगा अपने, लेकिन यदि उसका सबऑर्डिनेट कर रहा है तो उसका सबऑर्डिनेट जो है वो किसे रिपोर्ट करेगा? ऑफिसर इंचार्ज को, थाना अध्यक्ष को। ठीक है कल्पना, क्लियर है? जी सर। अब 169 बात करता है रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। ठीक है, ये कह रहा है जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। ये जो वर्ड यहाँ डिफिशिएंट आया है, ये किस शब्द का विलोम शब्द है? सफिशिएंट Efficient का सर पर्याप्त, Sufficient, efficient हाँ। and deficient। हाँ Sufficient। हाँ, विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनियम। अपोजिट वर्ड। एंटोनिम्स। जी। Synonyms and synonyms जी। अपोजिट वर्ड भी सही बताया अमित आपने, लेकिन जो एक सिंगल वर्ड है, अपोजिट वर्ड में तो दो शब्द आ गए, अपोजिट और वर्ड। एक सिंगल वर्ड अगर यूज करेंगे तो दैट इज एंटोनिम्स, तो होता है विलोम शब्द के लिए, और सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची शब्दों के लिए। पर्यायवाची के लिए। हाँ जी। ठीक है, तो 169 कह रहा है रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट। ये कह रहा है इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द एक्यूज टू अ मजिस्ट्रेट, सच ऑफिसर शैल इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी रिलीज him on his executing a bond with or without sureties, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। तो 169 कह रहा है कि जब साक्ष्य अपर्याप्त हों तब अभियुक्त को छोड़ा जाना, अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा। यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है। देखिए, मजिस्ट्रेट के पास हम लेके तभी तो जाते हैं जब उसके खिलाफ कुछ मिल रहा है हमें। यदि उसके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, कोई ना तो संदेह का आधार मिल रहा है ना कोई एविडेंस मिल रही है, तो ऐसी अवस्था में जो थाने का भार साधक अधिकारी है उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास ना भेज के उसको क्या करेगा? उसको रिलीज़ कर देगा। और रिलीज कैसे करेगा? उससे बॉन्ड भरवा लेगा। बॉन्ड विद श्योरिटी भी हो सकता है और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। और बॉन्ड किस लिए भरवाया जाएगा? कि हो सकता है कि कल आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होना पड़े, कोई एविडेंस ऐसी निकल के आ जाए, तो तब आपको हाजिर होना पड़ेगा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको इस मामले का संज्ञान लेने की अधिकारिता है। क्लियर है अनु? यस सर। ठीक। अब 170 कह रहा है केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो 169 में तो क्या है? डिफिशिएंट थी एविडेंस,
और 170 में जब सफिशिएंट है तब 170 एक्शन में आता है। भाई अगर डिफिशिएंट ही थी तो 169 में ही काम खत्म हो जाएगी, और 170 तब एक्शन में आएगा जब जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है। देखते हैं 170 क्या बोलता है। 170 का जो सब सेक्शन 1 है वो कह रहा है, इफ़ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज अफोरसेड, such officer shall forward the accused under custody to a magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial, or if the offence is bailable and the accused is also to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। तो क्या कह रही है उपधारा 170 की? ये कह रही है कि यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करने पर पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि यथापूर्वोक्त पर्याप्त साक्ष्य का या उचित आधार है, पर्याप्त साक्ष्य या उचित आधार है, तो वह अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को अभिरक्षा में भेजेगा, अथवा यदि अपराध जमानतीय है और अभियुक्त प्रतिभूति देने के लिए समर्थ है तो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन उसके हाजिर होने के लिए और मजिस्ट्रेट के समक्ष जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए तब तक दिन प्रतिदिन उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति ले लेगा। तो बेलेबल ऑफेंस की अवस्था में वो क्या करेगा? जमानती ले लेगा, उससे बॉन्ड भरवा लेगा, और यदि गैर जमानती है मामला तो ऐसी अवस्था में उसको भेजेगा कहाँ? बिफोर द मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? मजिस्ट्रेट वो होगा जिसे उस मामले की संज्ञान लेने की क्षमता हो, उसका ट्रायल सुनने की क्षमता हो, या उसके ट्रायल के लिए कमिट करने की क्षमता हो। इज दैट ओके? इसमें जो यस सर, तो इसमें जो बॉन्ड वगैरह लेते हैं ये थाने पर ही लेंगे, तो उसका परफॉर्मेंस यही सेम कोर्ट वाला होगा या उनका अलग है? नहीं, उनका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट। हाँ, यहाँ तो न्यायालय को संबोधित करते हुए है बॉन्ड, वहाँ थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए है बॉन्ड। अच्छा, हाँ। तो फिर सर एक बंदे के लिए वहाँ पे अभी उसके लिए जमानत के लिए, हाँ, वो चाहे तो बॉन्ड पे भी छोड़ सकते हैं, है ना, और चाहे तो सिक्योरिटी की सहित भी छोड़ सकते हैं कि भाई आप जमानती लेके आओ। ठीक। अब देखते हैं 170 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड्स एन एक्यूज्ड पर्सन टू ए मजिस्ट्रेट और टेक्स सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant, if any, and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the facts and circumstances of the case as he may think necessary to execute a bond to appear before the magistrate as thereby directed, and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। ये कह रहा है कि जब पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी अभियुक्त को इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजता है या ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में उसके हाजिर होने के लिए प्रतिभूति लेता है, तब उस मजिस्ट्रेट के पास वह ऐसा कोई आयुध या अन्य वस्तु जो उसके समक्ष पेश करना आवश्यक हो भेजेगा, और यदि कोई परिवादी हो तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने वे आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और यथास्थिति अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। क्या समझे? देखिए, एक तो मान लीजिए उससे कोई ऐसी चीज़ बरामद हो रही है, ठीक, कोई हथियार मिल रहा है मान लीजिए, तो आप देखते होंगे कि जब बंदा कोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है 167 की कार्रवाई के लिए,
तो उसको वहाँ उसके साथ वो भी जो चीज़ उससे बरामद हुई है वो भी सीलबंद अवस्था में वहाँ लेके जाया जाता है। क्लियर है? यस सर। भाई मान लीजिए किसी को दफ़ा 25 में गिरफ्तार किया, तो दफ़ा 25 के लिए उसके पास अवैध हथियार तो होना चाहिए ना, तभी तो गिरफ्तार करोगे। और फिर उसको वो जो हथियार उससे बरामद किया गया है उसको भी तो प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने कि सर ये इससे बरामद हुआ है। ठीक, तो वैसी अवस्था में ये यही बता रहा है 170 का 2 कि वो जो है जो भी उससे चीज़ें बरामद होंगी, है ना, और इसमें ये कहा जा रहा है कि और यदि कोई परिवादी हो तो उससे और ऐसे अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले उतने व्यक्तियों से जितने वे आवश्यक समझे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्दिष्ट प्रकार से हाजिर होने के लिए और यथास्थिति अभियोजन करने के लिए या अभियुक्त के विरुद्ध आरोप के विषय में साक्ष्य देने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा। क्या समझे? हाँ जी। तो यहाँ जो इंग्लिश वर्जन में शब्द आया है वो शब्द है मे। तो मे का मतलब है कि वो डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, वो चाहे तो बंधपत्र ले ले। सामान्यतः वादी से या गवाहों से इस प्रकार की कोई बंधपत्र मांगे जाते नहीं है, लेकिन व्यवस्था है अगर चाहे तो थानाध्यक्ष जो है उनसे भी इस बाबत बंधपत्र ले सकता है कि आपको जब वहाँ कोर्ट के समक्ष बुलाया जाएगा तो आपको यू विल हैव टू प्रोड्यूस योर सेल्फ देयर। क्लियर है अमित? जी सर। तो चूंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो इसलिए मैंडेटरी होता तो फिर हर व्यक्ति से लिया जाता। ये मैंडेटरी नहीं है, ये केवल डिस्कशनी है, तो इसमें चाहे तो ले ले चाहे तो ना ले। क्लियर है? सबसेक्शन 3 कह रहा है कि इफ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज मेंशन्ड इन द बॉन्ड सच कोर्ट शैल बी हेल्ड टू include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice of such reference is given to such complainant or persons। ये कह रहा है कि यदि बंधपत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है तो उस न्यायालय के अंतर्गत कोई ऐसा न्यायालय भी समझा जाएगा जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट मामले की जांच या विचारण के लिए निर्देशित करता है, परंतु यह तब जब ऐसे निर्देश की उचित सूचना उस परिवादी या उन व्यक्तियों को दे दी गई हो। इससे क्या समझ आया भाई? को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई हो तब है। नहीं, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए जो बंधपत्र है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उल्लिखित है उसमें कि भाई आप मुख्य सीजीएम को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना? यस सर। और तो सीजीएम के अंतर्गत जो है उसके जितने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट हैं वो सीजीएम चूँकि पेरेंट कोर्ट है लोअर कोर्ट की, तो वो चाहे तो मामले की सुनवाई खुद कर ले और वो चाहे तो उस मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भी तो ट्रांसफ़र कर सकता है ना। तो वो जो सीजीएम शब्द लिखा हुआ है उस सीजीएम शब्द के अंदर जो बंधपत्र में सीजीएम शब्द लिखा हुआ है उसमें उसके सबऑर्डिनेट सारे मजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे, लेकिन ऐसे ट्रांसफ़र की सूचना जो है उन व्यक्तियों को दी जाएगी कि भाई अब इसमें आपको रिपोर्ट जो है सीजीएम को नहीं करना है, कंसर्न मजिस्ट्रेट जीएम फर्स्ट, जीएम सेकंड, एसीजीएम फर्स्ट, एसीजीएम सेकंड, व्हाटसोएवर। क्लियर है सदब? उपधारा 4 इसकी कहती है भाई कि द ऑफिसर इन whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the person who executed it and shall then send to the magistrate the original with his report। और ये कह रहा कि वह अधिकारी जिसकी उपस्थिति में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है उस बंधपत्र की एक प्रतिलिपि उन व्यक्तियों में से एक को प्रदत्त करेगा जो उसे निष्पादित करता है और तब मूल बंधपत्र की अपनी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। जी, इज दैट क्लियर?
तो 170 आपका देगा है जी। बॉन्ड की एक कॉपी तो उसको दे देगा। हाँ, इसने बंद पत्र एग्जीक्यूट किया। ओरिजिनल कॉपी मजिस्ट्रेट को बिल्कुल कर बिल्कुल, दीजिए। ओरिजिनल वाली वहाँ चली जाएगी, कॉपी उसको दे दी जाएगी और एक कॉपी थाने में रखी जाएगी। 3 प्रतियों में बॉन्ड बनेगा, है ना। 171 कह रहा है कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू accompany पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्टोरेंट। ये कह रहा परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। तो विटनेसेस और कंप्लेनेंट के विषय में धारा 171 बात करता है। ये कह रहा है नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू accompany अ पुलिस ऑफिसर और शैल बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रेस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस और रिक्वायर्ड टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज ऑन बॉन्ड। ये कह रहा है कि जो परिवादी है और जो साक्षी है उनके विषय में धारा 171 बात कर रही है। ये कह रहा है कि परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। ठीक, ये कह रहा है कि किसी परिवादी या साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी। ठीक, और न तो उसे अनावश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी और न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंधपत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी। तो जो परिवादी है और जो साक्षी है उनको पुलिस के साथ कोर्ट जाने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उनसे जो है कोई प्रतिभूति इस बाबत नहीं मांगी जाएगी, केवल और केवल उनका एक पर्सनल बॉन्ड लिया जा सकता है, पीबी। इज दैट क्लियर? जी सर। आगे कह रहा है, इसका प्रोविजो है 171 का, कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूजेज टू अटेंड और टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एज डायरेक्टेड इन सेक्शन 170 the officer in charge of the police station may forward him in custody to the magistrate who may detain him in custody until the executes such bond or until the hearing of the case is completed। लेकिन इसका प्रोविज़ो है, परंतुक भी है। ये कह रहा है कि परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से या धारा 170 में निर्दिष्ट प्रकार का बंधपत्र निष्पादित करने से इनकार करता है तो पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक वह ऐसा बंधपत्र निष्पादित नहीं कर देता है या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। वो कहेगा कि भाई आप बंधपत्र तो दे नहीं रहे हो पुलिस के मांगने पर, आप हमारे सामने कस्टडी में आए हो, अब बताओ आपको बंधपत्र देना है कि जब तक मामले की सुनवाई ना हो जाए तब तक आपको हमारी कस्टडी में रहना है। तो सामान्यतः आदमी बंधपत्र देना ही उचित समझेगा। क्यों एनु? और अगर बंधपत्र ना दे तो कस्टडी का मतलब उसे जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी दोनों में भेजा जा सकता है। नहीं, नॉर्मली यहाँ जो कस्टडी आएगी वो पुलिस कस्टडी की तो कोई आवश्यकता नहीं है, वो जेसीआर में ही जाएगा। जी जी भाई पीसीआर में उसकी वो क्या बोलते हैं हड्डी थोड़े तुड़वानी वहाँ भेज गए, उससे कुछ रिकवर तो होना नहीं। और सर जो विटनेसेस के एनबीडब्ल्यू हो जाते हैं, हाँ, और अगर वो एनबीडब्ल्यू में अरेस्ट होके आता है हाँ, और बीच में उस दिन डेट नहीं है सुनवाई की, हाँ, तो तब भी उसको हालांकि बॉन्ड लेके छोड़ सकती है, कोर्ट की गवाह है, हाँ, आ जाएगा। हाँ, और अगर वो ना माने तो जेल भेज देती है। देखिए जो वारंट शब्द जब हमने वारंट पढ़ा था तो वहाँ व्यक्ति शब्द है। ये सवाल बहुत बार फिल्म से पूछा हुआ है और उसमें गच्चा खा जाते हैं वहाँ बच्चे। वो क्या सोचते हैं कि वारंट तो अभियुक्त का ही निकालेगी कोर्ट, लेकिन वहाँ व्यक्ति शब्द है, उसमें वो अभियुक्त भी हो सकता है, उसमें वो गवाह भी हो सकता है, उसमें वो कंप्लेनेंट भी हो सकता है, whosoever कोई भी हो सकता है। क्या समझे? केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी हो सकता है। देखते होंगे आप कि कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं आ रहा है आयु बयान देने के लिए,
तो कोर्ट क्या करती है, 350 का नोटिस और साथ में NBW भेज देती है, और वो फिर कोर्ट की स्वीट विल है कि उसको वो अपने समक्ष लाए जाने पर वो चाहे तो उसे उसको ससुराल की यात्रा पे भेज सकती है कोर्ट, है ना। हमारे सामने एक, हम जब शुरू में वकालत में आए थे, जूनियरशिप में थे, तो एक खरे साहब थे हमारे यहाँ, VN खरे, बड़े तीखे से जज थे। वज़न तो उनमें ऐसा ही होगा मुश्किल से 35-40 किलो। डाइस पे जहाँ आप फिलहाल सदब CGM साहब बैठते हैं ना, जहाँ जिस कोर्ट में, जी सर। उस कोर्ट में वो ADJ थे, तो ये कोर्ट, इस कोर्ट में वो बैठते थे, और CGM साहब पहले बैठते थे जहाँ 138 वाली कोर्ट है। अच्छा सर। हाँ, CGM साहब जी की, सर, बता रहे थे सर। हाँ CGM साहब की कोर्ट वो हुआ करती थी, लेकिन CGM साहब की कोर्ट में ज़्यादा रश होने की वजह से, भीड़ होने की वजह से वो जो कक्ष है वो छोटा पड़ने लगा था, तो इसलिए CGM साहब को ये बड़ा कक्ष आवंटित किया गया था। तो इस वाले कक्ष की घटना है, हमारे सामने की घटना है। तो थानाध्यक्ष सरसावा को उन्होंने कॉल किया होगा, मतलब कि किसी केस में उनके सामने उन्हें उपस्थित होकर गवाही देनी थी, तो वारंट, बावजूद वारंट जो है, ही वाज नॉट प्रेजेंटिंग बिफोर द कोर्ट। तो उन्होंने पैरोकार से पूछा कि भाई क्या तुम्हारा गवाह की क्या पोजीशन है, तो उसने, पैरोकार ने भी कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वो भी थानाध्यक्ष थे, तो थानाध्यक्ष कहाँ पैरोकार की सुन रहे हैं। तो साहब ने आदेश किया कि मुझे लंच बाद जो है वो 2 बजे यहाँ चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो उन्हें प्रस्तुत किया जाए। तो वो महोदय प्रस्तुत हुए, तो वो बड़ा बोले, भाई हम तो यहाँ मूर्ख बैठे हुए हैं, हम पागल बैठे हुए हैं, ये है वो है। अपने कोर्ट मॉडल को बोले, इसकी बेल्ट उतारो, इसके स्टार उतारो, इसको कस्टडी में लो अभी। और वो उसका बुरा हाल, वो हाथ जोड़े, सरकारी वकील रिक्वेस्ट करे, साहब छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, मैं जेल भेजूँगा इसको, जेल भेजूँगा मैं इसको। तो वो भेज सकते हैं, दे हैव पावर, ठीक है। अब अगला जो सेक्शन है 172, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। ये है केस डायरी, CD, जिसको हम बार बार हमारी बोलचाल की भाषा में आती है। तो ये है वो आइटम 172। ये सवाल भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि केस डायरी CRPC की किस धारा में बताई गई है। तो 172 ध्यान रखिएगा, केस डायरी का वर्णन 172 CRPC में मिलता है। सामान्यतः जो कोई कंप्लेनेंट या कोई मैटर होता है, उसमें आपके बताते हैं कोई CD नहीं आई है, तो वो सोचते हैं वो गोल वाली CD नहीं आई है। हाँ, आज के ज़माने में तो वो, अब दोनों की शॉर्ट फॉर्म तो CD ही है। जैसे कोर्ट मॉरियर और चीफ मिनिस्टर की शॉर्ट फॉर्म तो CM ही है यस। है ना। DJ भी है सर, डिस्ट्रिक्ट जज और एक DJ बजने वाला। सही बात है। देयर आर सो मैनी सेम टाइप के जो है शब्दावलियाँ आती हैं निकल के, है ना। तो गांव में DJ की बात करोगे तो वो बजाने वाला DJ सोचेगा, जो बेचारा लेमैन है जिसे नहीं पता कि DJ फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज। जी, तो देखते हैं सर गांव की अगर बात करें सर, तो ये जो मलेरिया चलता था, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे यहाँ से गई हुई थी एक बुजुर्ग थी कि जी अम्मा प्लेट क्या खत्म हो गई, प्लेटाई बोल रहे हैं वो, सीधा प्लेटा, प्लेट क्या खत्म हो गई, अम्मा जो है बाहर निकल के आ गई, भाई प्लेट का कहाँ डलो, में कौन सी डलेगी, स्टील की डलेगी, कैसी डलेगी। हाँ, तो वो प्लेटलेट्स शब्द जो है थोड़ा सा टेक्निकल सा वर्ड है, तो नॉर्मल उन्होंने भी सामान्य बातचीत में उसे प्लेट ही डाउन होते, प्लेट डाउन होगी, और जो कोई देसी सा वो प्लेटा बता दे, बोला प्लेटा गिर गई उसकी, तो बोला टूटी तो ना, बोला ना गिरी बस। जी, तो 172 कह रहा है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। ये कह रहा है एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर सेल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स in the investigation in a diary, setting forth the time
at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and statement of the circumstances ascertained through his investigation। तो 172 की उपधारा 1 ये कह रही है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, ठीक है, अन्वेषण में की गई अपनी कार्रवाई को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा, ठीक है, जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण आरंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण उसमें वो होगा केस डायरी में। तो केस डायरी में बाकायदा आप लोग जब सीडी पढ़ते होंगे, सीडी देखते होंगे, तो उसमें आपको बाकायदा पर्चा नंबर 1, पर्चा नंबर 2, पर्चा नंबर 3, तो वो पर्चे कटते हैं, उस पर बाकायदा लिखा जाता है कि ये जो केस डायरी है फला फला की इस क्राइम नंबर की है ना। और इसमें वो लिखता है आयोग कि मैं आयोग कार सरकार से निवृत्त होकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मैं इस समय, वो अपनी सारी डिटेल्स माइन्यूटली उसमें लिखता है, किसका बयान लिया, किस स्थान को विजिट किया, है ना। तो ये 172 का उपधारा 1 आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रही है। फिर इसकी 1A है, 1A जो है वो इंसर्टेड की गई है 2008 से, ठीक है, 2008 का क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया, उसके सेक्शन 15 से 172 में एक सब सेक्शन जोड़ा गया जो कि 1A है। और वो क्या कहता है, ये कह रहा द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शेल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। ये कह रहा कि उपधारा 1K कह रही है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के बयान को केस डायरी में अंतस्थापित किया जाएगा। क्या समझे। फिर इसकी 1B है, 1B कह रही है द डायरी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 शेल बी ए वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड। पेजिनेटेड का मतलब क्या है, पृष्ठांकित किया गया हो उसको। ये कह रहा है कि उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट डायरी एक संग्रह तथा सम्यक रूप से पृष्ठ संख्यांकित होगी, उस पर बाकायदा नंबर पड़े होंगे, नंबरिंग वाले पेज होंगे। आप देखते होंगे कि जो केस डायरी के पर्चे होते हैं उस पर एक नंबर पड़ा होता है। यस सर, ठीक है ना। 45 आता है 15 जी। हाँ, मतलब इस तारीख में ये वाली डायरी आपका ये वाला पर्चा कटा है, उसमें पूरा वो आती है डिटेल। बिल्कुल बिल्कुल। उपधारा 2 कह रही है कि एनी क्रिमिनल कोर्ट में सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू ऐड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। कह रहा कोई दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं, किंतु ऐसी जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में ला सकता है। जो केस डायरी है वो एक्चुअली कोर्ट के संदर्भ में वो एविडेंस नहीं है। अगर वो एविडेंस होती फिर तो कोई बचता ही ना। जो उपन्यास दरोगा जी ने लिख के भेज दिया, अगर वो उपन्यास ही पढ़ लिया जाए तो फिर तो बाकी कहानी बचेगी नहीं। लेकिन वो सहायता के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट, है ना। तो उसमें यही देखा जाता है कि अपनी तरफ से इन्होंने बातें तैयार की हुई है या वास्तव में ऐसा हुआ है या वास्तव में ऐसा कहा गया व्यक्ति के द्वारा, बिल्कुल तो फिर उनको बुलाया जाएगा। ये मतलब नॉर्मली उनका व्यवहार पुलिस वालों का देखा जाता है, क्या क्या कर रहा है क्या नहीं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में। और बाकी फिर जो केस डायरी में बयान है, यदि इनको सपोर्टेड एविडेंस मिल रही है, भाई जो बयान 161 में है वही बयान आपके समक्ष ट्रायल में दिया जा रहा है, तो पुष्टि हो रही है उस बयान की, बिल्कुल कोरोबरेट माना जाएगा, है ना, उसकी कोरोबरेशन हो जाती है। और यदि वहाँ क्या है, दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको विखंडित किया जाएगा। क्यों, कौन कौन सी धाराएं हैं एविडेंस एक्ट में जिनका हम यूज करते हैं।
एविडेंस एक्ट की कौन कौन सी धाराओं का यूज करते हैं हम वहाँ? किस चीज के लिए सर मैं सुन नहीं पाई, सॉरी, मैं जरा दरवाजा खोलने चली गई। किस फॉर कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेटिव नेस है वो किस धारा में है और विखंडन किस धारा में है? एनु 161 भी है सर, 145 भी है, इनका सबका यूज किया जाता है। देखो, एक एविडेंस एक्ट की धारा 145 और धारा 157। 157 तो है पूर्व कथन की संपुष्टि और 145 है पूर्व कथन का विखंडन। क्या समझे? जी एनु, कल्पना। सर 145 में तो क्रॉस एग्जामिनेशन है ना? हाँ, 140 नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन 145 में हम यही तो 157 में तो संपुष्टि है, 145 में खंडन है। देखिए, आपने ये बात अपने पूर्व बयान में नहीं कही थी जो आप आज कह रहे हैं। यस सर, इस प्रीवियस स्टेटमेंट बिल्कुल में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है जी 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 145 में। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी उपधारा 3 कहती है कि नीदर द अक्यूज और नॉर हिज एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज, नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी दैम merely because they are referred to by the court, but if they are used by the police officer who made them to repress his memory, or if the court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of section 161 or section 145 as the case may be of the Indian Evidence Act 1872 1 of 1872 shall apply। तो कह रहा है न तो अभियुक्त और न उसके अभिकर्ता ऐसी डायरों को मंगाने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि वे न्यायालय द्वारा देखी गई हैं, किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उन्हें लिखा है अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, या यदि न्यायालय उन्हें ऐसे पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यथास्थिति धारा 161 या धारा 145 के उपबंध लागू होंगे। इज दैट क्लियर? वो हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है। तो चलिए, आपका 172 तक आज की क्लास में कंप्लीट हो गया है और अगली क्लास में हम आगे, चूँकि ये 173 लंबी धारा है, इसको स्टार्ट करके थोड़ा लेंथी हो जाएगा मामला, तो इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर और कोई क्लास नहीं होगी क्या? हाँ, भरत से बात तो हुई थी मेरी कल, भरत आया था मेरे पास, देखते हैं, मैंने मैसेज डाला था, अगर आएगा तो लिंक मिल जाएगा आपको अभी। सर पुलिस एक्ट करवा देते हैं किसी से कॉल करके। पुलिस एक्ट स्टार्ट आपका मतलब कि एपीओ से संबंधित जो मामला है उसको मैं ही कराऊंगा यार, पुलिस एक्ट को मैं ही कराऊंगा। आप कराएंगे? हाँ हाँ, एक एडिशनल क्लास जोड़ देता हूँ ना, एक पुलिस एक्ट की क्लास चला देता हूँ साथ में, ठीक है ना। मंडे से ट्राई करते हैं। इसकी कब तक आने की उम्मीद है वैकेंसी? भाई कुछ पता नहीं है। सर दिसंबर तक सुना है कि एग्जाम हो जाएगा इसी साल। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, नमस्कार। हाँ, उम्मीद हर बार उम्मीद कर करके बैठ जाते हैं। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।